चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। और आज का वीडियो लेक्चर जो होगा हमारा CUET में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है, जो कि होने वाले हमारे अप्लाइड मैथ्स से। तो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे कि जी कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे CUET के एग्जाम में। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अच्छा, सवाल करने से पहले जो कहावत है कि जी पुराना चावल बहुत बढ़िया होता है, तो ऐसे ही पुराने सवाल भी करने ना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, तो जरूर करिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो सुनो पहले ध्यान से। पहला सवाल हमारा क्या रखा है, द एरिया एनक्लोज बाय द इलिप्स, और जो इक्वेशन दे रखी है हमें दे रखी है x² / 9² प्लस y² / 6² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है इलिप्स की। तो करने को तो लंबा तरीका भी है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बल्ले बल्ले है एरिया का इलिप्स का। तो क्या जी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई AB। अब यहाँ पे A और B क्या होते हैं, जो जर्नल इक्वेशन होती है हमारी, अरे कौन सी जर्नल इक्वेशन, जो होती है हमारी x² / A² प्लस y² / B² इज इक्वल्स टू होती है 1। ठीक है, ये जर्नल इक्वेशन होती है। अब यहाँ से उठा लो, पकड़ लो A और B क्या होते हैं, कंपेयर कर लो, देख लो भाई A की जगह 9 लिखा है और B की जगह 6 लिखा है, तो A इज इक्वल्स टू पाई इंटू A बोले तो 9 और B बोले तो 6, और सीधा सीधा एरिया आपका आ जाएगा आपका 54 पाई। तो ऑप्शन नंबर B जो है सेकंड वाला जो है आपका वो आंसर है इसका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल दे रखा है हमारा, दूसरा सवाल हमारा डिटरमिनेंट में, और डिटरमिनेंट की भी क्या प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है, आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो जरा, आपको दे रखा है A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3, और B इज इक्वल्स टू दे रखा है K इंटू A, ये दे रखा है आपको। अब और आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू है K डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब इसे करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, बेसिकली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ है डिटरमिनेंट में KA, ठीक, K क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो बाहर निकल के आता है, K बाहर निकल के आता है डिटरमिनेंट से, K की पावर N डिटरमिनेंट में A। ठीक है, अब N क्या है, N की वैल्यू जो होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होगा, जैसे कि उसने दे रखा है सीधा सीधा ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं जो उसने कह रखा है। एक काम करते हैं, जो ये जो वाली जो बात है इसका क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा भाई, डिटरमिनेंट जो हमने लिया। अब B डिटरमिनेंट ऑफ B, K बाहर आएगा। अच्छा, उसने ऑर्डर बता रखा है, ऑर्डर कितना है 3 है, तो K की पावर कितनी हो जाएगी 3, और डिटरमिनेंट ऑफ A। उसने हमसे x की वैल्यू पूछी है, तो देखो उसने जो है हमसे वो x की वैल्यू पूछी, यहाँ x आना था, यहाँ पे x आना था, तो जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू आएगी ऑन कंपेयरिंग, ध्यान से देखो यहाँ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी k³ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन मतलब आंसर जो हो गया वो तीसरा हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो तीसरे में पूछ रहा है दी मैट्रिक्स दे रखा है आपको, और पूछ रहा है कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। तो किसी अंधे को भी दिख रहा होगा, अंधे को भी दिख रहा होगा, मजाक नहीं कर रहा मैं, क्या कि भैया -1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ -3 है तो यहाँ 3 है, और जिसे पता है तो वो तो समझ ही गया होगा। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाह रहा हूं मैं, अगर ये जो मेरा A मैट्रिक्स है 0 1 -3 -1 0 0 3 0 0, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है भाई, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, तो जो ट्रांसपोज आएगा वो जो इसका ट्रांसपोज आएगा 0 1 -3, ठीक, -1 0 0, और क्या आएगा जी 3 0 0। आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा होगा। देखो यहाँ 1 था तो यहाँ -1 है, यहाँ -3 था तो यहाँ
कितना है, पॉजिटिव का 3, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 है। तो यानी कि A का ट्रांसपोज करने पे जब -A आ जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि तीसरे नंबर का मैट्रिक्स, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल सारे ही आसान हैं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, सारे आसान है, बहुत बहुत आसान है। तो सुनो, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है भाई, डिग्री कैसे बताई जाती है, ठीक है, डिग्री कैसे बताई जाती है। पहले तो देखो ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर जो है आपको दिख रहा होगा, ऑर्डर जो है ये सेकंड ऑर्डर का है, ठीक, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की। अब सेकंड ऑर्डर वाले की ऊपर की पावर देख लो, हाईएस्ट पावर देख लो, वही डिग्री कहलाती है। तो आपको नजर आ रहा होगा 2 जो है वो हाईएस्ट पावर है, तो इसका आंसर जो है तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। आगे देखो, पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसने dy/dx प्लस x/y इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको 0 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है फैमिली ऑफ द, बताओ इनमें से कौन सी इसकी फैमिली ऑफ द कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हमने क्या काम करा, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो dy/dx इज इक्वल्स टू -x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या आएगा, dy के साथ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -x, क्या आ जाएगा साथ में dx, सेपरेट होते ही इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन में, सीधा सीधा y² -x² प्लस c। थोड़ा और सॉल्व करते हैं भाई, y² माइनस का इधर ले आए प्लस x² इज इक्वल्स टू c, ठीक है। कुछ मिल नहीं रहा, एग्जैक्ट तो नहीं लगता, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा आपका y² प्लस x² इज इक्वल्स टू c, 2 उधर चला गया, y² प्लस x² इज इक्वल्स टू 2c। अरे कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो इसे 2c ना लिख के मैं बस c लिखा रहने दूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कितना ही कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते रहोगे तो कांस्टेंट ही वो, ठीक है। तो इसकी शक्ल किससे मिल रही है, इसकी शक्ल चौथे वाले ऑप्शन की मिल रही है, तो आपका फोर्थ वाला इसमें आंसर हो जाएगा। देखो अगला, देखो आपको डिटरमिनेंट दे रखा है इज इक्वल्स टू 0, तो अब डिटरमिनेंट में दे रखा है 2 - 3x x1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका जो डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, 2 - x 3 - x इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया 2 - का 3x और प्लस का x² इज इक्वल्स टू 0। ढंग से x² आगे लिखा -3x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा x² माइनस का आएगा 2x माइनस का आएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और फर्दर कॉमन लेने पे x कॉमन आ गया, x -2 -1 आ गया, x -2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू जो है सीधी सीधी नजर आ रही होगी, चाहे तो लिख लो पूरा, x -1 x -2 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। तो जो सेकंड वाला है वो हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है इंटीग्रेशन का। अब इसमें दे रखा है 0 से 1.5 जा रही है आपकी लिमिट, और अंदर दे रखा है फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या, क्या कहता है वो। तो वो ये कहता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जाने वाली चीज, ठीक है, इंटीजर है, 1 गया तो 1 आएगा, 2 गया या 200 गया तो 200 ही बाहर आएगा, ठीक। लेकिन अगर यहां पे गया आपका, मान के चलो 200 से छोटा गया, 200 से मान लो बड़ा गया, 200.1 चला गया, तो 200.1 200.1, ठीक, के पीछे इंटीजर कौन है, तो आपका जवाब होगा सर 200 है। किसी ने कहा इसके अंदर गया माइनस का
पहले प्लस का ही ले लेते हैं, माइनस में कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि ले लेते हैं हम 3.5, है ना। 3.5 के पीछे इंटीजर कौन है? सबको पता है 3.5 के पीछे इंटीजर कौन है? 3 है। तो देखते हैं अगर ये बात समझ में आई हो तो। इधर देखो, अब इसका मतलब था, इस वजह से समझाया, ये बॉक्स जो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से इसकी नॉलेज आनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। तो देखो जरा कैसे करेंगे। 0 से लेके जा रहा है आपका 1.5 और ये है आपका फंक्शन। तो पहले से ब्रेक कर लेते हैं, ठीक। ब्रेक कहां से कहां तक करेंगे भाई? 0 से लेके 1 जाते हैं, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में कुछ डेसिमल वेसिमल वाले नंबर आ रहे होंगे। उसके लिए ये ले लिया भैया, इंटू dx ले लिया, प्लस 1 से लेके कहां गए? 1.5 गए, ठीक है। और उसके लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटू dx ले लिया। अब 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर आए, 0.9 आए, क्या बोला मैंने? 0.9 आए, 0.8 आए, तो आंसर हमेशा ये क्या देगा? पीछे इंटीजर कौन? क्या आएगा आपका जी आंसर? यहां पे जो लिमिट जो चलेगी वो 0 के लिए चलेगी, ठीक है। ये जो आएगा सॉल्व करके इसके लिए, इस लिमिट के लिए, वो उसके लिए आंसर कितना देगा? ये 0 देगा। 0 के लिए लिमिट जो आएगी 0 से लेके 1 आएगी, ठीक है भाई। प्लस यहां पे आपको पता है 1.5 और 1 के बीच में नंबर ले लो, 1.3 या 1.2 या 1.4, तो आंसर क्या देगा आपको? हमेशा ये कितना देगा? 1 देगा। तो 1 के लिए जो लिमिट चलेगी, 1 के लिए जो लिमिट चलेगी वो चलेगी आपकी कहां से कहां? 1 से लेके 1.5 तक चलेगी, ठीक है भाई। आगे सॉल्व कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 है, यहाँ एक्स थोड़ी है। अच्छा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा आपका जी? x आएगा, क्योंकि 1 था, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा आपका? x आएगा। और x के लिए जो लिमिट हो जाएगी वो आपका कितना आएगा? 1 से 1.5 आएगी, ठीक है। क्योंकि इसे मैंने सॉल्व करा, यहाँ पे अभी इंटीग्रेट नहीं करा, चाहे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना, ठीक है, लिमिट हटा के ये वाला जो। तो आगे सुनो, यहाँ पे स्टेप पे इंटीग्रेशन हुआ है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे आएगा अपर माइनस लोअर, तो 1.5 माइनस 1, तो कितना बचा? ये 0.5, और 0.5 कितना होता है आपका? 1/2। तो आंसर है भाई ऑप्शन में कहीं 1/2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 का। लिख लेते हैं भैया, लिख लेते हैं। ए का जो है वो है 2 × 3, बी कितना है? 3 × 2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। कह रहा है a × b और b × a बोथ आर डिफाइंड एंड आर इक्वल। अब ऐसे जरूरी थोड़ी है कि a में b की मल्टीप्लाई करो और b में a की मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स है ये 2 × 3 नहीं है, 3 × 2 नहीं है कि 6 ही आ रहा है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अलग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है पहले ऑप्शन के बारे में, क्योंकि उसने इक्वल कह रखा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना इक्वल आए। दूसरा ऑप्शन a and b आर डिफाइंड बट b × a इज नॉट डिफाइंड। देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है? जब ये वाली बात दोनों इक्वल हो, यानी कि पहले की कॉलम और दूसरे की रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि मल्टीप्लाई करके जो ए बी आएगा उसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 × 2 का आएगा। तो पहली बात a × b तो पॉसिबल है, b × a भी देख लेते हैं, b × a भी देख लेते हैं। तो b वाला आगे लिखा जाएगा और a वाला पीछे लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 3। सेम है भाई साहब, सेम है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो b × b जो आएगा वो आएगा आपका 3/3 का आएगा। अब इसने कह रखा था b इज नॉट डिफाइंड, लेकिन डिफाइंड है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफाइंड है भाई। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है। तीसरा ए बी इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बचा कौन सा? लास्ट वाला, लास्ट वाला ही बचा।
तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? a इंटू बी भी डिफाइंड है, b इंटू ए भी डिफाइंड है, पर ये होना जरूरी नहीं है क्या कि जो ए बी की वैल्यू आ रही है वही बी ए की वैल्यू आए। ठीक है, मैट्रिक्स में थोड़ा बात अलग होती है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल वाली नहीं है। आगे सुनो, कह रखा है एक बॉक्स है, आपके 100 बल्ब है। ठीक है भाई, अब 100 बल्ब में जिसमें कि आपके 10 डिफेक्टिव है, तो पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है दैट द आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 5 बल्ब, 5 बल्ब निकाले गए और नन इज डिफेक्टिव, कि उनमें से जो 5 निकाले गए हैं उसमें कोई भी डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सक्सेस हम क्या लेते हैं, सक्सेस हम क्या लेते हैं, उसका डिफेक्टिव होना। ठीक, तो डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं भाई, 100 में से कितने हैं हमारे, 10 डिफेक्टिव है। ठीक है, तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो आपकी 1/10 होगी, यानी कि 10 में से एक डिफेक्टिव होगा। ठीक है, या क्यू, जो क्यू क्या होता है हमारा, फेलियर होता है। फेलियर भाई 10 में से एक डिफेक्टिव है, तो यानी कि 9 सही है, 9/10, या फिर आप 1 में से माइनस करके वैसे करके सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला देखो, 5 का आपका सैंपल है तो बाइनोमियल का यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एन सी आर, पी की पावर आर, और आता है आपका क्यू की पावर में आता है एन माइनस आर। ठीक है भाई, तो डिफेक्टिव नहीं है, नन, यानी कि आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा, सैंपल 5 का है 0, पी जो है पी 1/10 है, की पावर कितनी होगी 0, क्यू कितना है 9/10 है, कितना आएगा 5 माइनस 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, ये तो 1, इसका कितना बचा 9/5 की पावर 5। ठीक, तो यही बचेगा 9/5 की होल की पावर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। देखते अगला सवाल है हमारा। अगले सवाल में हमें डेरिवेटिव का है, तो फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू 1/x + 1, इसमें डेरिवेटिव करना है हमें। ठीक है, सेकंड ऑर्डर निकालना है, जिसमें जहां पे हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी 2, तो सिंपल dy/dx, तो ये पूरा ऊपर गया, पावर -1 हो गई, -1 आगे आया और -1 में -1 हो गया, तो ये -2 हो गया। ठीक है, तो ये तो पहला ढंग से लिख लो, और ढंग से लिख लो चाहे तो, वैसे इतना काफ़ी है, और ढंग से क्या ही लिखोगे, सिंपल सी बात है। देखो ये आ गया पहले ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर d2y/dx² इज इक्वल्स टू -2 आ गया है, इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आ गया, इसमें -1 और होगा तो x की जो पावर हो जाए, x -1 की पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी -3। ढंग से लिख लो, तमीज में लिख लो इसे, x -1 का होल क्यूब। ठीक है भाई, अंदर x की वैल्यू कितनी पुट करनी थी हमें, 2 पुट करनी थी, और सॉरी यहाँ पे प्लस है प्लस है प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर 2 है, नीचे 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब, d2y/dx², तो ये बचेगा 2/27, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका 3 वाला। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा मैच करने वाला है, एक पहली लिस्ट दी गई है, एक दूसरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो देखो निकालने को तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा आपको आइडिया कब होगा, जब आप क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे मुझे लगा यहाँ पे देख के, जैसे हमारे पास 4 ही दे रखे हैं ABCD, तो ये मैंने फंक्शन देख रखा है, कभी ना कभी कर रखा है, तो मुझे इसे देख के ये पता चला कि जी इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ x³ की बात करें तो x³ का सिंपल ऐसे चला जाता है ये। ठीक है, सीधा नीचे जाएगा, ऐसे घूमेगा नहीं यहाँ पे, तो ये होता है जी ग्राफ। अब x³ + 1 है तो थोड़ा ऊपर से जाएगा, +1 एक पॉइंट ऊपर से ले जाओ, इसे ऐसे करके ले जाओ, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, अब ना तो इस ऊपर तक कोई एंड है और ना नीचे तक कोई एंड है, तो ये बात तो मुझे पता है कि x³ + 1 वाला जो फंक्शन होगा, इसका ना तो कोई मैक्सिमम होगा ना कोई मिनिमम होगा। कैसे पता चला भैया, प्रैक्टिस देखते पता चल जाता है कि ये फंक्शन ऐसा है, तो आपको आइडिया लग जाता है जब क्वेश्चन कर लेते हो तो,
कि जी ये मैक्सिमम भी नहीं होगा मिनिमम भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे जाओगे तो नीचे जाता रहेगा, ऊपर बड़ी वैल्यू पुट करते रहोगे तो बड़ी वैल्यू देता रहेगा। तो अब इसमें नो मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है कहीं पे ऑप्शन में, ठीक है। तो अब जहां पे डी थर्ड वाले के साथ जा रहा होगा, डी थर्ड वाले को, किसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता इसका, तो डी जो जा रहा है थर्ड वाले के साथ पहले ऑप्शन में ही जा रहा है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो पहला वाला ऑप्शन ही होगा। और पता कैसे चला जी? प्रैक्टिस से, कोई नई बात नहीं है। बाकी चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो देख देख के, समय की बर्बादी है। क्यों? क्योंकि पेपर में भी टाइम जो है आपका लिमिटेड होता है, तो कुछ चीजें आपको देखते ही पकड़ में आ जानी चाहिए। देखो अगली बात, अगला ये क्या रखा है, मीन पूछा है, द मीन नंबर ऑफ द हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन इज। भैया दो जब टॉस होते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है क्या हो सकता है? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है जी आपका? टेल टेल आ सकता है, ठीक है। पूछ रहा है मीन बताओ नंबर ऑफ हेड्स, ठीक, नंबर ऑफ हेड्स। तो भैया हेड कितनी बार आया, ठीक है, हेड कितनी बार आया? हेड जो है आपका देखो, एक बार भी नहीं आया, एक बार आया और 2 बार आया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, एक बार भी नहीं आया, ऐसे कितने केस में हो रहा है? 4 में से जी एक बार हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। एक बार आ रहा है, ऐसे 2 बार हो रहा है तो 2/4, जो कि हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है, कट कटा के। 2 बार हेड आ रहा है, ऐसा कितना हो रहा है जी? एक बार हो रहा है इस वाले केस में, 2 बार हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। दोबारा सुन लो, एक बार भी हेड नहीं आ रहा तो ये वाला केस है, ठीक, 1/4 4 में से, 2 बार हेड आ रहे हैं तो ये 2 केस है, तो आपका जी हो गया 1/2, ठीक है, और एक बार भी नहीं आ रहा तो आपका ये वाला है। अब इसका हमें क्या बताना था? मीन बताना था। तो सबको पता है क्या होता है? समीशन xi इंटू पी आई होता है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, कट जाएगा, ठीक। तो सिंपल सिंपल आपका क्या बच रहा है? आपका ये 1/2 बचा यहाँ पे और प्लस 1 बचा, तो ये जो आंसर आ गया आपका आ गया 3/2 आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या रखा है? इफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1/1 माइनस एक्स, और ये भी बता रखा है कि x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग ना और डिक्रीजिंग है। तो जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो हम उसका साइन देखते हैं भाई, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव या दोनों में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिजल्ट क्या देगा जी? पॉजिटिव देगा, इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव ये आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं जी इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब ऊपर तो हमेशा मुझे पता है कि 1 है, तो 1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे वाले के लिए समस्या है, तो नीचे वाला के देखते हैं शक्ल कैसी बना रहा है। तो हमें ये बता रखा था x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का x है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करी तो माइनस एक्स, और इनइक्वलिटी ना पलट जाती है, अरे पलट जाती है, ध्यान रखना, तो -1 आएगा, नहीं पढ़ा तो गलती है। अब यहाँ पे पलट गई, क्या चाहिए? 1 चाहिए, मैं बोथ साइड क्या करूँगा? 1 ऐड करूँगा, इधर भी और इधर भी, ठीक। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। अरे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं 0 से छोटा हूँ। 1 माइनस एक्स की वैल्यू कैसी है? 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी है तो यानी कि ऊपर तो पॉजिटिव है और नीचे बन रहा है नेगेटिव, क्योंकि ऊपर 1 पड़ा है और नीचे 1 माइनस एक्स पड़ा है। तो मतलब जो है पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब जो फंक्शन कैसा है? ऑलवेज ये जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में दे रखा है इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स आर इन फेवर, क्या कहते हैं, मेंबर्स फेवर, एंड 30% जो वो अपोज कर रहे हैं एक सर्टेन प्रपोजल के खिलाफ, ठीक है। अब कह रखा है मेंबर सेलेक्ट हुआ रैंडमली
और उन्होंने बता रखा है कि x कितना लेना है, x इज इक्वल्स टू 0 और बता रखा है x इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इफ ही इज इन फेवर वी टेक x इज इक्वल्स टू 0 अगर वो अपोज कर रहा है। ठीक, x इज इक्वल्स टू 0 जब वो अपोज कर रहा है, तो अपोज करने की जो प्रोबेबिलिटी है बता रखा है जी, अपोज करने वाले कितने हैं, अपोज करने वाले 30% है, तो 30/100 हो जाएगा। ठीक भाई, तो ये बचेगा आपका 3/10 और ये आ गया आपका x इज इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 में आपका आ जाएगा 70 है, 70% है तो 70/100 आ जाएगा, कट जाएगा तो 7/10। अब ये निकाला क्यों, क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा था एक्सपेक्टेड मीन निकालना है, मीन ही निकालना एक तरह से, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। सिंपल, x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 और 1 दो ही केस है, तो 0 पे जो उसकी 3/10 है और 1 पे उसकी 7/10 है। ठीक है, 7/10 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ex इज इक्वल्स टू 0 इंटू 3/10 प्लस 1 इंटू 7/10 इज इक्वल्स टू जो आंसर आ गया आपका सीधा सीधा 7/10 आ गया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए हमारा आखिरी सवाल क्या कर रहा है। तो आखिरी सवाल में हमें दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी विद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको। ठीक है, एलपीपी कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं 0,0, 10,0, 0,20 एंड 10,15 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है आपको z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है इसके लिए, ताकि ये मैक्सिमम हो सके ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो पहला वाला तो आप जब पुट करोगे x की जगह 0 और ये करोगे तो ये आ गया आपका 60, ये वाला तो ठीक है, मतलब वैल्यू पुट करने पर तो 60 दे रहा है। दूसरे वाले में जो पुट करोगे 10 और ये आ रहा है ये 65, ये भी ठीक है, पुट करके देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, तीसरे वाले में जब पुट करोगे तो जैसे कि 2 इंटू 10 प्लस क्या कहते हैं 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 20 और ये आ गया 60, यानी कि टोटल 80, लेकिन यहाँ कितना लिखा है 70, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 2 इंटू 15 प्लस y यानी कि 3 इंटू 10, ये जो आ गया आपका 30 और ये भी कितना आ गया 30, ये 60, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ थी। अब हमें तो सही बताना और सही वो बताना जो मैक्सिमम हो। तो जो करेक्ट है जिस पे मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है x जब 10 और y 15 है, और जो 70 आ रहा आ तो 80 भी रहा है, लेकिन 80 सही नहीं है ना, आ तो 80 रहा है लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है 70 लिख रखा है ना, ये चीज़ तो गलत है ना z की वैल्यू। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और CUT की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो आती रहेंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर एक अपडेट से कोई अपडेट से चूक ना पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।